प्यारे साथियों, आज 15 अगस्त का ये शुभ दिन, आजादी का 74वां वर्ष, इस पावन दिवस पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपकी खुशहाली की कामना करता हूं। आज का दिन है जब हम अपनी भारत भूमि के वीर जवानों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज 15 अगस्त के इस मौके पर मैं तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर के वीर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इस समय हमारा देश और दुनिया के अनेकों मुल्क एक संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं। ये संकट की घड़ी पूरी मानव जाति के लिए एक खतरा बनकर के आई है। कोरोना वायरस महामारी से आज दुनिया के न जाने कितने देश संकट के काले बादलों से घिरे हैं। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। हर रोज एक बड़ी संख्या में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं, मगर एक राहत की बात यह भी है कि भारत का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और इस वायरस के कारण देश और दुनिया में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और उनके परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। और जो लोग इस महामारी से लड़ रहे हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। इस संकट की घड़ी में हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस के जवान, आर्मी के जवान, सफाई कर्मचारी इत्यादि, इन सभी ने जो समाज के प्रति, जो मानवता के प्रति अपनी जान जोखिम में डालकर जिन्होंने हमें सुरक्षा दी है, लोगों का जीवन बचाया है, मैं अपनी कृतज्ञता उनके प्रति व्यक्त करता हूं। आपका यह सेवा भाव सभी के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरा है। साथियों, आज दुनिया वैश्विक स्वास्थ्य महामारी ही नहीं, बल्कि वैश्विक मानवीय संकट का भी सामना कर रही है। संघर्षरत देशों में रहने वाले लाखों नागरिक, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, भूखमरी के कगार पर हैं। पूरी दुनिया में हर रात 82 करोड़ 10 लाख लोग भूखे पेट सोते हैं। इसके अलावा 13 करोड़ 50 लाख लोग भूखमरी या उससे भी बुरी समस्या का सामना कर रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम के विश्लेषण में यह पता चला है कि 2020 के अंत तक 13 करोड़ और लोग भूखमरी पर पहुंच सकते हैं। इस तरह भूखमरी का सामना कर रहे लोगों की संख्या 26 करोड़ 50 लाख तक पहुंच सकती है। अगर सही तरीके से भारत के लोगों को भोजन नहीं मुहैया कराया जाता है और दिहाड़ीदार मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है, तो देश में गरीबी बढ़ने और भूखमरी का खतरा बढ़ने का आसार है। यह बात ठीक है कि सरकार को समझदारी से पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि इस चक्कर में जरूरतमंदों को राशन ही ना मिल पाए। और संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय ने भी चेतावनी दी थी कि कोरोना वायरस संकट के कारण भारत में अनौपचारिक क्षेत्र यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं।
और अनुमान है कि इस साल दुनिया भर में 19.5 करोड़ लोगों की पूर्णकालिक नौकरी छूट सकती है। साथियों, इस वैश्विक महामारी के कुछ समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। नफरत फैलाने वाले वक्तव्य बहुत बड़े हैं, संवेदनशील समूहों पर हमले हुए हैं और सख्त सुरक्षा कार्यवाही के जोखिम से स्वास्थ्य प्रतिक्रिया कमतर हो गई है। इस समय हम सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट का सामना कर रहे हैं, जो पीढ़ियों में नहीं देखा गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार पहली बार बेरोजगारी 23% हो गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से पहले देश में 8% बेरोजगारी दर थी, जो कि बर्दाश्त से बाहर मानी जाती थी। अब इसे कहेंगे कंगाली में आटा गीला। बेरोजगारी 3 गुना और बढ़ गई। अब अगर आंकड़े को तोड़कर देखने की कोशिश की जाए तो देश में कोरोना वायरस का संकट नहीं था और लॉकडाउन जब नहीं था उस वक्त अंदाजन 40 करोड़ भारतीय किसी ना किसी रोजगार में थे। अब ये 40 करोड़ एक झटके में घटकर 28 करोड़ पहुंच गए हैं। मतलब कि 12 करोड़ लोगों का रोजगार एक झटके में चला गया। इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया जिसमें एकदम इतनी बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार खत्म हो गया। आज इस बात को लेकर आम सहमति है कि अगले 1.5 से 2 साल तक पूरी दुनिया किसी ना किसी रूप से संभवतः कोविड-19 के तत्कालिक खतरे से ही जूझती रहेगी और उसके बाद भी पुनर्निर्माण और इसके स्थायी प्रभाव निस्संदेह कई वर्षों तक महसूस किए जाते रहेंगे। अभी भी देश और दुनिया में बहुत कुछ बंद है। ये अभूतपूर्व उपाय कुछ समाजों के सामाजिक ताने बाने को तोड़ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां छूट रही और व्यापक पैमाने पर भूख की छाया बढ़ रही। आज की सर्वोच्च प्राथमिकता है जीवन बचाना। जान है तो जहान है और जीवन बचाने का यह उद्देश्य भविष्य की सफलता है। लेकिन भविष्य में सफल होने के लिए दुनिया भर के देशों को इसके लिए योजना बनानी चाहिए। हमें आज द्वितीय विश्व युद्ध के मायने समझ आते हैं, लेकिन अगर कोरोना वायरस एक युद्ध है तो उस शत्रु से हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ सकते और ना ही उसको हम मार सकते। युद्ध काल के दौरान शत्रु अक्सर अप्रत्याशित होते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी अदृश्य होते। फिर भी किसी युद्ध में अगर विजय हासिल करनी हो तो विवेकपूर्ण योजना बनाना जरूरी है। जब तक इस वायरस की वैक्सीन, वैसे रूस ने तो इसकी वैक्सीन का निर्माण किया है, पर उसके ऊपर भी अभी कुछ सवाल उठ रहे हैं। जब तक इस वायरस की पूर्ण रूप से वैक्सीन विकसित नहीं हो जाती, तब तक ये वायरस एक खतरा बना रहे, क्योंकि अलग अलग देश इस वायरस के नए संक्रमण के चक्र पर काबू पाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे और इस तरह उनके हेल्थ सिस्टम पर एक दबाव बना रहेगा। वैक्सीन के विकास के लिए सामूहिक प्रयास की भी आवश्यकता है। समय की आवश्यकता को देखते हुए मास्क से लेकर वेंटिलेटर तक हर जरूरी सामान को युद्ध स्तर पर तैयार रखना होगा। साथियों, इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया आर्थिक मंदी की स्थिति में जा चुकी है। अगले साल इस मंदी का पूरा स्वरूप ग्रहण कर लेने की संभावना है। वैश्विक जीडीपी 2021 के लिए
अनुमान 2.5% से नीचे आ गए। जब उत्पादन रुक जाता है तो यही अपेक्षित परिणाम होता है। अपने बिजनेस को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट होती है। अगर कोविड-19 डिजिटलाइजेशन की क्रांति को आगे बढ़ा रहा है और घर में रहते हुए ऑनलाइन मीटिंग्स करना, ऑनलाइन क्लासेस लगाना, वर्कआउट करना और अन्य काम करने के लिए डिजिटल सॉल्यूशन खोजने के लिए हम सबको प्रेरित होना पड़ा है। अब एक बदली हुई दुनिया की ओर हम सब निश्चित रूप से अग्रसर हैं। कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में लाखों लोगों के शिक्षित होने के तरीके में भी परिवर्तन किया है। 38 से ज्यादा देशों में किए गए लॉकडाउन के कारण 421 मिलियन से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं। भारत की शिक्षा नीति में भी जो बदलाव हुए हैं, उसके लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं और यह बदलाव निश्चित रूप से देश को उज्जवल भविष्य की ओर लेकर के जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, इस संकट काल में हमारे देश को यह एहसास हुआ है कि हमें आत्मनिर्भर बनना कितना जरूरी है। 21वीं सदी भारत की सदी हो, यह केवल हमारा सपना नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी। विश्व की आज की स्थिति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अब आत्मनिर्भर भारत से भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके। हमारी ये आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि बेहद प्रभावी सिद्ध होने वाली है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व एक परिवार है। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। जो संस्कृति जय जगत में विश्वास करती है, जो जीव मात्र का कल्याण चाहती है, जो पूरे विश्व को परिवार मानती है, जो अपनी आस्था में माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या की सोच रखती हो, वह संस्कृति, वे भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तो उससे सुखी विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। भारत की प्रगति में हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता है। टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो, भारत के अभियान का असर दुनिया पर पड़ा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की दुनिया को सौगात है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल मानव जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का ही उपहार है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया के लिए भारत की दवाइयां नई आशा और नया जीवन लेकर के पहुंचती हैं। हमारे देश के होनहार, कर्मठ और मेहनतशील लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें। इन कदमों से दुनिया भर में भारत की प्रशंसा होती है, तो स्वाभाविक है कि हर भारतीय गर्व करता है। दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत निश्चित रूप से एक महाशक्ति बनकर के उभरेगा। मानव जाति के कल्याण के लिए भारत बहुत कुछ अच्छा दे सकता है।
सवाल यह है कि आखिर कैसे? इस सवाल का जवाब है 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। हमारा सदियों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भारत जब समृद्ध था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, संपन्न था, तो सदा विश्व कल्याण की राह पर चला। वक्त बदल गया, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया, हम विकास के लिए तरसते रहे। आज फिर भारत विकास की तरफ सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है। तब भी हम विश्व कल्याण की राह पर अटल हैं। आत्मनिर्भर भारत की यह भव्य इमारत 5 पिलर पर खड़ी होगी। पहला पिलर, इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर है हमारा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम पर आधारित हो। चौथा पिलर है हमारी डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी पहचान है, हमारी ताकत है, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर है डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। साथियों, हम जानते हैं कि हमारे लक्ष्य हिमालय जितने ऊंचे हैं, हमारे लक्ष्य हिमालय जितने ऊंचे हैं, हमारे सपने अनगिनत असंख्य तारों से भी ज्यादा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे हौसलों की उड़ान के आगे आसमान भी कुछ नहीं है। हमारे हौसलों की उड़ान के आगे आसमान भी कुछ नहीं है। हमारा सामर्थ्य हिंद महासागर जितना गहरा है, हमारी कोशिशें गंगा की धारा जितनी पवित्र है, निरंतर है, और सबसे बड़ी बात, हमारे मूल्यों के पीछे हजारों सालों पुरानी संस्कृति, हमारे संस्कार, ऋषि मुनियों की तपस्या, देशवासियों का त्याग, कठोर परिश्रम, ये हमारी प्रेरणा है। आइए हम इन विचारों के साथ, इन्हीं आदर्शों के साथ, इन्हीं संकल्पों के साथ सिद्धि प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर के हम चल पड़े। नया भारत का निर्माण करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए नया आत्मविश्वास, नया संकल्प, नया भारत बनाने की जड़ी बूटी है। आइए हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। इस एक अपेक्षा के साथ मैं एक बार देश के लिए जीने वाले, देश के लिए मरने वाले, देश के लिए कुछ कर गुजरने वाले हर किसी को नमन करते हुए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अंत में बस 2 लाइनें कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। आज की स्थिति को देख करके मेरे मन में केवल एक छोटी सी शायरी आ गई। बीतेगा ये दौर, बीतेगा ये दौर, और वो दौर भी बीत जाएगा। संघर्ष की इस आंधी के बाद एक नया दृश्य आएगा। डटे रहना मैदान में, चाहे कितना भी शोर हो। एक दिन ये जमाना तुम्हारे गीत गाएगा, एक दिन ये जमाना तुम्हारे गीत गाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।